नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में आपसे काफ़ी चर्चा की थी। उसके साथ ही हमने संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में काफ़ी चर्चा करी थी। संविधान में इनका क्या उल्लेख किया गया है, कहाँ कहाँ किस अनुच्छेद में इन दोनों से संबंधित बातें की गई हैं, वो सारी बातें हमने कल की थी। आज शुरू करते हैं और देखते हैं यूनिट 10 के अगले टॉपिक को देखते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम कवर अप करने वाले हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले किस स्थिति में थी, उसके बाद संवैधानिक स्थिति कब इसे प्रदान की गई, उसके बारे में सारी चर्चा हम करने वाले हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के बारे में भी हम आपको काफ़ी जानकारी देने वाले हैं आज इसी क्लास में। इसी क्रम को जब आगे बढ़ाएंगे तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग एक साथ हुआ करता था, लेकिन 2003 में इसका विकास कैसे हुआ, दोनों आयोगों को किस तरह से अलग किया गया, उसकी सारी चर्चा आज हम करेंगे। इसी क्रम को जब आगे बढ़ाएंगे तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, इनके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अनुच्छेद में जो परिवर्तन किए गए हैं इनको लेकर, दोनों अनुसूचित जाति को लेकर और मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति को लेकर जो भी परिवर्तन किए गए हैं, दोनों को लेकर कई तरह की बातें और कई तरह के प्रश्न इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसकी शुरुआत करने वाले हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं और पढ़ने का हमारा क्रम वही रहेगा जो पहली क्लास में हमने आयाम दिए थे आपको। 9 आयाम हमने आपको दिए थे, उन्हीं आयामों को आधार बनाकर आज की क्लास या आगे आने वाले आयोगों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं हर क्लास में आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले तो आपको ये 10 आयाम आना चाहिए, क्योंकि जब आप एमपीपीएससी के द्वारा दी गई यूनिट 10 के बारे में पढ़ते हैं तो उनमें जितने भी आयोग कवर अप करने हैं वो इन्हीं आयामों के आधार पर आपको कवर अप करना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा। तो सबसे पहले हम विकास पर नजर डालेंगे। तो हमारे लोकतांत्रिक देश भारत में सामाजिक न्याय की व्यवस्था स्थापित करने के लिए, जिसकी चर्चा हमारे प्रियम्बल में भी, संविधान के प्रियम्बल में भी की गई है, तो सामाजिक न्याय और लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लिए एक उपकरण के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति दोनों आयोगों की स्थापना की गई है। ये आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकते हैं कि आखिर उद्देश्य क्या है इन आयोगों की स्थापना करने की। तो हमने पहला जब वीडियो बनाया था या पहली क्लास जब हमने ली थी तो हमने बताया था कि सरकार के कामों का, या ये समझ लीजिए कि सरकार के द्वारा जो कर्तव्य दिए जाते हैं आयोगों को कि किसी भी वर्ग के बारे में, किसी भी संस्था के बारे में अच्छे तरीके से काम हो सके, इसलिए आयोगों और संस्थाओं की स्थापना की जाती है। ठीक है, फिर इसका प्रारंभ में यदि हम बात करें, अभी वर्तमान स्थिति कुछ दूसरी है, लेकिन जब हम अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बात करते हैं, इनके आयोग के बारे में बात करते हैं, तो प्रारंभ में क्या था कि अनुच्छेद 338 के अंतर्गत, ठीक है, ये 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त बनाया गया था। उस समय आयोग नहीं था। ठीक है, आपको याद रखना है सबसे पहले क्या बनाया गया था, आयुक्त बनाया गया था। उसके बाद वर्ष 1978 में एक गैर संविधिक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग की। उसके बाद 1987 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति
आयोग कर दिया गया था। अभी आप देख रहे हैं कि वर्ष 1987 तक दोनों आयोग साथ साथ चल रहे हैं। दोनों आयोगों का मतलब क्या है, और जब आप एमपीपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी दोनों आयोग एक साथ दिए हुए हैं। दोनों आयोगों से कौन कौन से मतलब है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नंबर 1 और दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, तो 1987 तक दोनों साथ साथ थे। उसके बाद 1990 में 65वें संविधान संशोधन के द्वारा, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कौन सा संविधान संशोधन 1990 में किया गया था, तो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आयुक्त के स्थान पर, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के आयुक्त सम्मिलित किए गए थे, लेकिन वर्ष 1990 में 65वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आयुक्त शब्द को हटा दिया गया और उसके स्थान पर क्या रख दिया गया, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। मतलब 1990 में भी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोगों को अलग नहीं किया गया था, बल्कि वो दोनों आयोग एक साथ काम कर रहे थे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 338 के अंतर्गत दोनों आयोग एक साथ काम कर रहे थे। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 2004 के बाद इस आर्टिकल की स्थिति बदलती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए वर्ष 2004 में ये 65वें संविधान संशोधन के द्वारा तो इन्हें संवैधानिक स्थिति दे दी गई थी, लेकिन 2004 में 89वें संविधान संशोधन 2003 के अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया गया। ये न केवल मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश पीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को किस संविधान संशोधन के द्वारा अलग किया गया है। तो आपको याद रखना है 89वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया है। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। इसके बाद जब हम एक सामान्य परिचय की बात करते हैं, और किसकी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। अभी हम जनजाति की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों को 89वें संविधान संशोधन के द्वारा अलग कर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें परिचय में क्या क्या याद रखना है, क्या क्या क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, उसी को आधार बना के आपको चीजों को याद रखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा संविधान में कहाँ की गई है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 में की गई है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, कंफ्यूजन मन में किसी भी तरह का नहीं रखना है, क्योंकि 2004 के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई है। तो इसे आपको डेट सहित याद रखना है, क्योंकि एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आई थिंक राजस्थान पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी पूरी डेट याद रखना है। और उसमें जो ऑप्शन आया था वो इस तरह का ऑप्शन आया था कि 19 फरवरी 2004, 20 फरवरी 2004, 21 फरवरी 2004 और 22 फरवरी 2004। तो जब तक आप इसके स्थापना की पूरी डेट याद नहीं रखेंगे तब तक आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा, और जब वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन गलत हो जाए। जबकि आयोग से संबंधित आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप एक टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो और आपकी एक गलती आपको एग्जामिनेशन से, आपके एग्जाम से आपको बाहर कर सकती है। ठीक है, इसलिए इसकी स्थापना का पूरा डेट आपको याद रखना है। 19 फरवरी 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी। उसकी चर्चा मैंने अभी पीछे की, किसके द्वारा की गई थी, तो 89वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि प्रकृति पूछा जाए, जब पहली क्लास में मैंने एक चार्ट आपको दिया था, उसमें मैंने बोला था कि बड़े ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित यदि क्वेश्चन आता है, किससे संबंधित, प्रकृति से संबंधित, कि इस आयोग की प्रकृति क्या है, तो आपको याद रखना है कि इसकी कौन सी प्रकृति है, संवैधानिक प्रकृति है। और संवैधानिक प्रकृति क्यों है, क्योंकि इसकी चर्चा संविधान में की गई है। इसके बारे में काफी चर्चा हम कर चुके हैं। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय कहां पर है, तो ये दिल्ली आपको लिखना है। उसके बाद यहां पर अब क्षेत्रीय कार्यालय का नाम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने? 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और यही पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि सीधा मुख्यालय नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपसे यह पूछा जाएगा कि कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो 12 क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद नोडल एजेंसी की बात कर लेते हैं। हो सकता है इसी से संबंधित पूछ लिया जाए कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो आपको एक नाम याद रखना है, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय। मैंने जब उद्देश्य बताया था आपको, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जब उद्देश्य बता रहा था, तो सामाजिक न्याय और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना दोनों है। तो आपको उसी चीज से याद रखना है कि जब नोडल एजेंसी पूछी जाए तो कौन से नोडल एजेंसी के अंतर्गत आएगा, तो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत ये आयोग आएगा। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी संरचना की। मैंने इसीलिए आपको बोला है कि जो भी 8 से 10 आयाम मैंने आपको शुरू में दिए हैं, यदि उन आयामों को आधार बनाकर आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, आयोगों को, तो आप ज्यादा अच्छे से तरीके से समझ सकते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से आयोग को याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्या होने वाला है कि जब हम पुराने क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे थे, तो वहां पर भी मैंने आपको बार बार ये चीज बताई थी कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं को आधार बनाकर मैंने आयामों को बनाया है। आयामों, अब क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। या तो पहला तरीका क्या होता है क्वेश्चन पूछने का? पहला तरीका ये होता है कि वो आपसे पूछ लेंगे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना के अंतर्गत संरचना का उल्लेख करिए। ठीक है, और सीधे सीधे वो आपके ऑप्शन में क्या दे देंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको क्या दे सकते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 सदस्य। ठीक है, तीसरा क्या ऑप्शन दे सकते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 6 सदस्य। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इनकी संरचना आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना की यदि चर्चा की जाए तो उसमें एक अध्यक्ष को शामिल किया जाएगा। किसको शामिल किया जाएगा, एक अध्यक्ष को शामिल किया जाएगा, उसके बाद एक उपाध्यक्ष को शामिल किया जाएगा, और उसके साथ ही 3 सदस्यों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। फिर से मैं बताता हूं कि संरचना में कुल कितने सदस्य होंगे, 5 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। 5 सदस्यों में से एक सदस्य अध्यक्ष के पद पर बैठेगा, दूसरा सदस्य उपाध्यक्ष के पद पर बैठेगा, और उनमें से 5 में से जो 3 सदस्य होंगे वो सदस्य के रूप में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर बहुत ध्यान से आपको ये सुनना है और इस चीज पर गौर करना है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्योंकि अंतिम में एग्जाम टाइम में क्या होगा कि कई सारे आयोगों को आपको एक साथ रिवीजन करना होगा। ठीक है ना, उसमें क्या होगा कि ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में कई तरह के कंफ्यूजन पैदा करेंगी। ठीक है, तो अभी से आपको क्लियरिटी बनाकर चलना है। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। तो यहां पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, तो अध्यक्ष को जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को किसका दर्जा दिया गया है, तो आपको याद रखना है कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है, अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उपाध्यक्ष को किसका दर्जा दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है, राज्य मंत्री का। किसी भी तरह का कंफ्यूजन मन में नहीं पालना है। ये जो
पीपीटी मैं आपको दे रहा हूं, इसके पीछे का उद्देश्य कल भी मैंने आपको बताया था और आज भी बता रहा हूं कि हो सकता है जो एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछने का जो उसका पैटर्न है, अब वो क्या कर रहा है कि सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा कि आयोग की, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना पर विचार करिए, ठीक है। उसके बाद वो पहला ऑप्शन आपको दे सकता है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको दे सकता है कि अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, और तीसरा ऑप्शन दे सकता है कि उपाध्यक्ष को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इसीलिए मैंने क्या किया है कि आपको जो चीजें उपलब्ध करा रहा हूं, यदि आप इसी तरह की पीपीटी चाहते हैं तो हमारे एग्जाम साधक के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप वहां से इसकी पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह के स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं संरचना से संबंधित, सेम स्टेटमेंट मैंने आपको सीधा सीधा देने की कोशिश की है, ताकि रिवीजन करते समय आप बहुत सारी चीजों को याद रख सकें एक साथ, ठीक है, और किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना आए। क्योंकि अभी ये जो दर्जे वाली हम बात कर रहे हैं, ये हम अभी ST/SC आयोग में कर रहे हैं, इसके पहले के आयोगों में हमने इस तरह की चर्चा नहीं की थी, ठीक है। उसके बाद जो 3 सदस्य हैं, ठीक है, टोटल मैंने कितने सदस्यों की बात की थी संरचना में? 5 सदस्यों की बात की थी, ठीक है। तो अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। उसके अलावा जो 3 सदस्य हैं, 3 सदस्यों को भारत सरकार के सचिव के समकक्ष दर्जा दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, क्योंकि जो 3 सदस्य हैं उनको किसका दर्जा दिया जाएगा? तो भारत सरकार के सचिव के समान दर्जा प्रदान किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसको आपको याद रखना है। अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री, और जो 3 सदस्य हैं उन्हें भारत सरकार के सचिव के समकक्ष दर्जा प्रदान किया जाएगा। तो संरचना से संबंधित इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इतनी चीजें मैंने प्रायोरिटी के साथ आपको बता दी है, ठीक है। अब नियुक्ति और सेवा शर्तों की बात करते हैं। जब नियुक्ति और सेवा शर्तों की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये नियुक्ति से संबंधित है। उसके बाद सेवा शर्तें और वेतन भत्ते भी पूछा जाए, यदि किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये तो सरल चीज थी, लेकिन जो पीछे मैंने दर्जा वाली बात बताई है उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये बात दूसरे आयोगों से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कार्यकाल की। तो इसमें कार्यकाल में भी पूछा जाता है, क्योंकि जब आप ढेर सारे आयोग पढ़ेंगे तो उसमें कंफ्यूजन पैदा होगा। तो इस आयोग के बारे में आपको याद रखना है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने साल बताया गया है? 3 वर्ष हो सकता है। कितने साल? 3 वर्ष, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों दोनों का, अध्यक्षों की भी बात कर लीजिए या तो आप सदस्यों की भी बात कर लीजिए, दोनों का कार्यकाल कितना रखा गया है? तो दोनों का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो आपको ऑप्शन में 6 वर्ष भी देने वाले हैं, 6 साल भी देने वाले हैं, 5 साल भी देने वाले हैं, और उसके साथ 3 साल भी देने वाले हैं, और साथ में 7 साल भी देने वाले हैं, ठीक है। एक तो आपके दिमाग में एग्जामिनेशन का प्रेशर रहेगा, नंबर 1, और नंबर 2 आपको कितने आयोग पढ़ने हैं? तो आपको यूनिट 10 में 16 आयोग पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो इन छोटी छोटी चीजों पर यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से एग्जामिनेशन हॉल में आपको कंफ्यूजन होगा और आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। आपका तरीका कुछ भी हो, इतने पीपीटी में इतनी व्यवस्थित तरीके से और केवल उतने ही शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया है जितना आपको एग्जाम के एक दिन पहले याद करके जाना है, ठीक है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो विशेष आयोग हैं जिसमें कार्यकाल अलग है या नियुक्ति से संबंधित बातें अलग हैं, आप चाहे तो एक पेज में नोट डाउन कर लें या ये पीपीटी आप ले लें, आपको पढ़ने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। पुनर्नियुक्ति की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि जो दोनों आयोगों में
अब यहां पर बात कर रहे हैं अभी हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। जब हम जनजाति के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में, तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें आपको कॉमन मिलने वाली हैं, ठीक है। लेकिन इस आयोग को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके मन में कंफ्यूजन थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। अब पुनर्नियुक्ति की बात कर लेते हैं कि अध्यक्ष व सदस्यों को दोबारा पद पर नियुक्त किया जा सकता है, किंतु अधिकतम कितनी बार? 2 बार ही नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। जिस तरह हमने जब संघ लोक सेवा आयोग पढ़ा था, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ा था, और वहां पर जब हमने पुनर्नियुक्ति का नियम समझा था तो उसमें यह था कि अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति उसी आयोग में नहीं हो सकती, लेकिन जैसे कोई सदस्य है, जैसे मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य है तो उसे किसी दूसरे आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, यूपीएससी का सदस्य बनाया जा सकता है, यूपीएससी का सदस्य अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस लिहाज से मैंने कल एक एग्जाम्पल आपको दिया था श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी का, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं, यूपीएससी के ये सदस्य रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले ये यूपीएससी के चेयरमैन भी रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि इस आयोग में पुनर्नियुक्ति का प्रावधान तो है, लेकिन कितनी बार पुनर्नियुक्ति हो सकती है? केवल 2 बार पुनर्नियुक्ति हो सकती है, उसके बाद पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। वार्षिक रिपोर्ट व वार्षिक प्रतिवेदन की जब बात करते हैं तो वही स्थिति आपको देखने को मिलेगी जो आपको संघ लोक सेवा आयोग में देखने को मिली थी, राज्य लोक सेवा आयोग में देखने को मिली थी, या पीछे हमने जो चुनाव आयोग से संबंधित जो चीजें पढ़ी थी वहां पर सेम चीज आपको यहां देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जहां पर भी कंफ्यूजन वाली चीज होगी, कंफ्यूजन वाली बात होगी, मैं आपको हाईलाइट करूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको नॉर्मल चीज याद रखना है कि जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वो अपना प्रतिवेदन या वार्षिक रिपोर्ट किसको देने वाला है? तो राष्ट्रपति को सौंपने वाला है, ठीक है। और फिर क्या पद्धति होती है हर आयोग में कि राष्ट्रपति उसे क्या करता है? संसद के दोनों सदनों में के समक्ष रखवाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? रिपोर्ट मानने के लिए संसद बाध्य नहीं होती है। मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है किसको? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसे संसद में रखते हैं, तो उसी रिपोर्ट को हूबहू संसद के द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, इसके लिए किसी भी तरह की बाध्यता नहीं है। वो चाहे तो सिरे से उस रिपोर्ट को खारिज कर सकता है। कौन खारिज कर सकता है? तो संसद खारिज कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आयोग के कार्यों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला तो यहां पर इंपॉर्टेंट, अब देखिए यहां पर मैंने अनुच्छेद कहीं पर नहीं लिखा था, लेकिन आयोग के कार्यों का अनुच्छेद आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद पूछा जा सकता है, इसलिए 4 स्टार बनाइए और आप नोट डाउन करिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य की चर्चा किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 338(5) में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब कौन कौन से कार्य हैं? तो विशेष रूप से राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के बारे में ही बात की गई है, तो वो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब विशेष शिकायतों की जांच करना। यदि किसी भी तरह का मुद्दा आयोग के सामने ये आता है कि अनुसूचित जातियों के अधिकारों के हनन से संबंधित कोई बात होगा, तो ये आयोग सीधे तरीके से विशेष शिकायतों पर जांच करने का अधिकार रखता है। ये इसका काम हो गया। उसके बाद परामर्श देना अनुसूचित जातियों के कल्याण के संबंध में, ठीक है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के संबंध में यदि सरकार कोई काम कर रही है, सरकार यदि कोई अधिनियम बना रही है, या सरकार कोई योजना बना रही है, या बजट में उनसे संबंधित कोई बात प्रस्तुत करनी है, तो किससे परामर्श लिया जाएगा? अनुसूचित जातियों के कल्याण की जब बात की जाएगी तो इसी आयोग से परामर्श लिया जाएगा और इनकी परामर्श को आधार बनाकर काम किया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 341 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 341 ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 341 के अंतर्गत
नई जातियों को शामिल करने हेतु राष्ट्रपति को सलाह देना। अब यहां पर दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली कि ये आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत नई जातियों को शामिल करने से संबंधित सलाह देता है, तो वहां पर आपको याद रखना है अनुच्छेद 341 के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसे सलाह देता है। अनुच्छेद 341 के अंतर्गत आयोग किसे सलाह देता है नई जातियों को शामिल करने के लिए, तो राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये आपको याद रखना है। हो सकता है कि यहां पर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो राष्ट्रपति की जगह में क्या लिख दें, वो केंद्र सरकार लिख दें। क्या लिख दें? केंद्र सरकार लिख दें। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है, लेकिन आपको याद रखना है कि यहां पर केंद्र सरकार नहीं है, बल्कि क्या है? राष्ट्रपति है। उसके अलावा निरीक्षण, अधीक्षण, क्रियान्वयन, समीक्षा कार्य, मतलब निरीक्षण का कार्य, यदि अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित कोई काम नहीं हो रहा है तो उसके संबंध में किसी प्रकार की यदि निरीक्षण की जरूरत पड़ती है तो वो आयोग के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो अधीक्षण वाला काम है उसके साथ ही क्रियान्वयन का मतलब क्या है कि जो सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं उन योजनाओं को किस तरह से क्रियान्वित करना है ताकि अनुसूचित जातियों का मैक्सिमम कल्याण किया जा सके। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कार्य शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयोग की शक्तियों के बारे में। अब देखिए यहां पर भी मैंने अनुच्छेद लिखा है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि मैंने वही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद अपनी पीपीटी में रखी हैं जिनको पूछे जाने की संभावना है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, कि शक्तियां किस अनुच्छेद में डिफाइन की गई हैं, तो आपको याद रखना है, पूरा याद रखना है अनुच्छेद 338(4) में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे पीछे के आयोगों में हम पढ़ते आए हैं कि सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की जाती हैं, तो इसमें भी वही है कि कौन सी शक्ति प्रदान की गई है? सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं। किसको? अनुसूचित जाति आयोग को। उसके बाद स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति भी किसको दी गई है? तो आयोग को स्वतः संज्ञान। अब स्वतः संज्ञान का यहाँ पर मतलब क्या है? यदि आयोग को ऐसा लगता है कि सरकार के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, ठीक है, किसी संस्था के द्वारा अनुसूचित जातियों के हित में काम नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेगा कि ये जो आयोग है ये स्वतः संज्ञान ले लेगा। ठीक है, स्वतः संज्ञान ले लेगा और उनको नोटिस जारी कर देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है सिविल न्यायालय की शक्तियां इस आयोग को प्रदान की गई हैं। ठीक है, अत्याचार या उत्पीड़न के मामलों पर यह स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति भी इस आयोग के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसी व्यक्ति को सम्मान, यहां पर संबंध नहीं है बल्कि सम्मान है। किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है, व्यक्ति का मतलब क्या है? वो किसी विभाग से भी संबंधित हो सकता है, सरकारी विभाग से या अन्य से, किसी विभाग से भी संबंधित हो सकता है कि किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना या उसे इस तरह का आदेश देना कि आपको इस दिनांक में शामिल होना है। किस लिए शामिल होना है? अनुसूचित जाति से संबंधित किसी भी तरह, ठीक है, अनुसूचित जाति से संबंधित किसी भी मामले के लिए किसी भी विभाग के अधिकारी को या किसी भी व्यक्ति को आयोग जो है वो सम्मन जारी करने का अधिकार रखता है, नंबर 1, और सम्मन जारी के साथ उनको हाजिर होने के लिए भी कह सकता है। ठीक है, फिर किसी दस्तावेज को प्रकट व पेश करने की अपेक्षा करता है। यदि किसी सरकारी विभाग के द्वारा आयोग ये चाहता है कि अनुसूचित जातियों से संबंधित किसी भी तरह का दस्तावेज उनके वो जो जांच कर रहे हैं, जांच के मामले के लिए यदि किसी भी तरह के दस्तावेज की जरूरत है तो वो उनसे कह सकते हैं कि आप दस्तावेज एक निश्चित समय में हमें उपलब्ध कराइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है। उसके बाद शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करने पर, यहाँ पर साक्षी नहीं है, साक्ष्य ग्रहण करने का अधिकार भी रखता है कौन? आयोग कह सकता है कि आप जो साक्ष्य दे रहे हैं वो किसमें प्रदान करिए? शपथ पत्रों में प्रदान करिए। ठीक है, चलिए अब आयोग के कुछ अध्यक्षों की बात कर लेते हैं।
मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो आयोग के अध्यक्ष हैं, देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्षों की पूरी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि पिछले 2-3 सालों से एमपीपीएससी के एग्जामिनेशन में ये देखा जा रहा है कि वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का सचिव नहीं रहा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या दूसरा तरीका क्या होता है कि मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन नहीं रहा है, ठीक है, या कौन रहा है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैंने पहली क्लास में ही आपको बताया था, यदि 4 से 5 नियुक्तियां हैं किसी भी संदर्भ में, ठीक है, इस तरह के आयोगों में संबंध में, तब तो आपको नाम पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खासकर अध्यक्षों की। क्योंकि देखिए दिमाग की भी एक लिमिट होती है, वो हर चीज़ को याद नहीं रख सकता, तो क्यों ना हम उतनी चीज़ें याद रखें जितने हमारे काम की हैं। और मैंने इस स्लाइड में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किससे संबंधित, अध्यक्ष से संबंधित, ठीक है, जो क्वेश्चन अध्यक्ष से संबंधित पूछा जा सकता है वो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, तो दूसरी जगह आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे अध्यक्ष से संबंधित पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। क्या पूछा जा सकता है, प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, श्री सूरज भान, ठीक है, श्री सूरज भान का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, यदि अध्यक्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 बार, ठीक है, अभी जब हम पुनर्नियुक्ति की बात कर रहे थे, पीछे किसकी बात कर रहे थे, पुनर्नियुक्ति की बात कर रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो एक चीज ये बताई थी कि 2 बार नियुक्ति की जा सकती है, 2 बार से ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि एक बार आप आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बन गए हैं तो आपको लाइफ टाइम सदस्य या अध्यक्ष बनाते रहेंगे, बल्कि कितनी बार, केवल 2 बार, और 2 बार में से भी ये 2 बार अध्यक्ष रहे हैं कौन, पीएल पुनिया, और केवल ये अकेली एक ऐसी पर्सनालिटी है जो आयोग का 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है, पीएल पुनिया साहब का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, वैसे ये काम तो आपका है कि वर्तमान अध्यक्ष का नाम सर्च करके आप लिखें, नंबर 1। और दूसरी बात, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो एग्जाम देने के 10 दिन पहले, कितने दिन पहले, 10 दिन पहले कम से कम किसी भी आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम एक बार अपडेट कर लें, ठीक है। क्योंकि अब क्या हो गया है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें नए अध्यक्ष के साथ पुराने अध्यक्ष भी लिख दिए जाते हैं, और यदि आपके दिमाग में पुराने अध्यक्ष का नाम रहा और वो आपसे नया और पुराना अध्यक्ष लिख दिए, तो हो सकता है कि आपको नए के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो और आप क्या करके आ जाओ, पुराने अध्यक्ष पर नाम टिक करके आ जाओ। तो विजय संपला जी का नाम आपको याद रखना है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसका नाम याद रखना है, विजय संपला जी का नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग का। लगभग वही चीजें हैं, लेकिन कुछ जो विशेष चीजें अलग हैं उसे मैं आपको बता देता हूं, जो आपको याद रखना है। मैंने पहली क्लास में भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं कि मैं आपको इस क्लास में उतना ही परोसूंगा जितना आपको जरूरत है, ठीक है ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। तो ये चीजें आप पुराने क्वेश्चंस देखिएगा, जैसे मैंने 2 वीडियोस में आपको पुराने क्वेश्चन के साथ बताया है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम चीज इस आयोग के बारे में भी क्वेश्चन उसी तरह के आते हैं, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें यदि पता होंगी तो आप एग्जाम हॉल में सही परफॉर्मेंस करके आओगे, ठीक है। चलिए अब मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की बात करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बनाइए, या मैं तो कह रहा हूं 4 स्टार बनाइए और इसको नोट डाउन करिए यदि हो सके कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई है। तो अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना में आपको पूरी डेट याद रखनी है, 29 जून 1995 भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, 29 जून 1995। उसके बाद इसका आधार क्या है, मतलब आधार का मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग
किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको क्या याद रखना है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995, ये डेट आपको जरूर याद रखनी है। कितनी? 1995। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम। ठीक है, हो सकता है कि यदि नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे यही पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम कब बना था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह के कई बार क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो 1995 भी आपको इससे संबंधित याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जब संगठन की बात करेंगे, जैसे हमने राष्ट्रीय आयोग की बात करी थी इससे संबंधित अनुसूचित जाति के, उसी प्रकार हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है, अब जब संगठन की बात करेंगे तो संगठन के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग में क्या था, एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष था और 3 सदस्य थे, लेकिन इसमें स्थिति अलग है और ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कल भी मैंने आपसे बताया था जो पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मध्य प्रदेश से संबंधित आयोगों से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। हो सकता है कि एक स्टेटमेंट देकर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के संगठन में कौन कौन शामिल हैं, तो एक अध्यक्ष का नाम याद रखना है। उसके बाद 2 अशासकीय सदस्य, मतलब शासकीय आदमी नहीं रहेंगे, 2 अशासकीय सदस्य रहेंगे। और ये कौन से सदस्य रहेंगे, तो जो एससी के बारे में काम कर रहे होंगे, एससी के कल्याण के बारे में काम कर रहे होंगे, वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक सचिव भी इसमें शामिल किया जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका जो संगठन होगा वो किनसे मिलकर बना होगा, तो एक अध्यक्ष से मिलकर बना होगा, 2 अशासकीय सदस्य मिलकर बने होंगे और एक सचिव से ये संगठन बनेगा। और विशेष बात क्या है, विशेष बात आपको जरूर याद रखनी है कि इन 5 लोगों के संगठन में कम से कम कितने, कम से कम 2 सदस्य अनुसूचित जाति के होने बहुत ही अनिवार्य हैं। कम से कम 2 सदस्य अनुसूचित जाति के होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नियुक्ति की। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी, लेकिन यहां पर राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। आपको याद रखना है। कार्यकाल की यदि बात करें तो कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का होता है और इसे बड़े विशेष ध्यान से आपको याद रखना है। हो सके तो 3 स्टार बनाकर इसे नोट डाउन करिए आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है ये। ठीक है, उसके बाद सेवा और शर्तें, वेतन भत्ते पेंशन किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। रिपोर्ट किसको देते हैं ये आयोग, तो राज्य सरकार को देते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित यदि किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के बारे में हमने चर्चा कर ली है। यदि आपने ध्यान से सुना होगा, आपने ध्यान से समझा होगा या पहले पढ़ा होगा, तो ये आपका एज अ रिवीजन होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्योंकि इसमें विशेष अंतर नहीं है, लगभग वही चीजें हमें पढ़ना है जो अनुसूचित जाति में है, लेकिन कुछ चीजें जो अलग हैं उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। ठीक है, इसमें सबसे पहले विकास देखते हैं। विकास की भी वही स्थिति है जो हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम किसकी बात करते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के विकास के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले 1978 की बात कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने एक गैर संवैधानिक आयोग के रूप में, मतलब संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई थी, गैर संवैधानिक आयोग के बारे में, आयोग के रूप में इसका विकास किया गया था। उसके बाद 1987 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का नाम कर दिया गया। कब कर दिया गया, तो ये टाइम आपको याद रखना है, वर्ष 1987 में। उसके बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट परिवर्तन किया गया वो कब किया गया, तो 1990 में किया गया।
65वें संविधान संशोधन के बारे में। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में आपको दोनों चीजें याद रखनी है, एक तो 65वां संविधान संशोधन याद रखना है और दूसरा 89वां संविधान संशोधन याद रखना है। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संवैधानिक दर्जा किसके हिसाब से दिया गया था? तो 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो 89th मतलब 89वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2003 अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2004 में लाया गया था। कंफ्यूजन आपको नहीं पालना है, अधिनियम कब लाया गया था? 2003 में, ठीक है। और इस आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2004 में, ठीक है। तो 89वें संविधान संशोधन को आपको याद रखना है और इसी संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग को अलग कर दिया गया था। तो अभी हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके सामान्य परिचय के बारे में। तो सबसे पहले क्या याद रखना है आपको? जब हमने आपको बताया है कि आपने यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को ध्यान से पढ़ लिया, ध्यान से समझ लिया, तो अनुसूचित जनजाति आयोग है वो एज अ रिवीजन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। लगभग सारी चीजें आपको वही मिलने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर याद रखने की क्या जरूरत है कि इसकी चर्चा भाग 14 में की गई है। किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद बदल गया है। उसमें कितना था? अनुच्छेद 338 था, लेकिन अब यहां पर अनुच्छेद 338 का इसके अंतर्गत रखा गया है। स्थापना मैंने पीछे भी आपको बताया था और यहां भी आपको बता रहा हूं कि आपको पूरी डेट याद रखनी है। ऐसा नहीं कि आप फरवरी 2004 याद रखो और काम चला लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको पूरा याद रखना है 19 फरवरी 2004, क्योंकि राजस्थान पीएससी में एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। हालांकि वो क्वेश्चन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित था। हो सकता है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले। हालांकि डेट वही है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से ये पूरी डेट याद रखना है, 19 फरवरी 2004, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी प्रकृति के बारे में। प्रकृति के बारे में मैंने आपको पहली क्लास में एक चीज उपलब्ध करवाई थी, एक चार्ट उपलब्ध कराया था। जितने भी आयोग यूनिट 10 में शामिल किए गए हैं वो सारी चीजें इसके अंतर्गत हैं। तो एक संवैधानिक निकाय इसके अंतर्गत, संवैधानिक निकाय इसकी प्रकृति है। उसके बाद मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली में है, जिस प्रकार हमने पीछे पढ़ा था। बस कार्यालय का ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय थे? तो 12 क्षेत्रीय कार्यालयों की चर्चा की गई थी, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जब हम बात कर रहे हैं तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय इसके अंतर्गत शामिल हैं। ये आपको याद रखना है। 6 क्षेत्रीय कार्यालयों का आपसे नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन संख्या जरूर पूछ सकता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कितने कार्यालय हैं। तो ये आपको याद रखना है, 6 कार्यालय हैं। नोडल एजेंसी की यदि बात की जाए तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत यह आयोग आता है, नोडल एजेंसी के अंतर्गत। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना के बारे में बात करते हैं। लगभग वही संरचना देखने को आपको मिलेगी जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में मिली थी, ठीक है। तो कौन से? वही 5 सदस्य देखने को मिलेंगे आपको। 5 सदस्यों में से क्या होगा? एक सदस्य एक अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, एक उपाध्यक्ष के रूप में काम करेगा और 3 अन्य सदस्य के रूप में काम करने वाले हैं, ठीक है। अब जिस तरह उसमें दर्जा दिया गया था, किसको? अध्यक्ष को किसका दर्जा दिया गया था? कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। उस आयोग में भी दिया गया था और इस आयोग में भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक उपाध्यक्ष की बात की जाए, उपाध्यक्ष को किसका दर्जा दिया गया है? तो राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। किसको? उपाध्यक्ष को, ठीक है। अब बात करेंगे 3 सदस्यों की बात करेंगे। उसमें किसका दर्जा दिया गया था? याद करिए जरा, भारत सरकार के सचिव के समक्ष, ठीक है। मतलब ये जो दर्जा वाली बात है, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उसमें दोनों अध्यक्षों को किसका दिया गया है? तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। उपाध्यक्ष को किसका दर्जा दिया गया है? तो राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। और बचे हुए जो 3 सदस्य हैं उन्हें किसका दर्जा दिया गया है? तो भारत सरकार के सचिव के समक्ष उनको दर्जा
प्रदान किया गया है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद विशेष बात क्या है, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों में ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूरे सदस्यों में से अनुसूचित जाति वाले आयोग में 2 सदस्य अनुसूचित जाति से संबंधित होने चाहिए, ठीक उसी प्रकार इस आयोग के अंतर्गत भी 2 सदस्य जो हैं अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने चाहिए। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नियुक्ति और सेवा शर्तें तो बिल्कुल उसी तरह हैं। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, सदस्य और अध्यक्ष की, तो राष्ट्रपति के द्वारा। वेतन भत्ते और सेवा शर्तें किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। हो सकता है कि अब यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपको स्टेटमेंट दे देगा। कैसा स्टेटमेंट दे देगा कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की वेतन भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, तो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती हैं, ये आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल में कितना था अनुसूचित जाति में, एससी में कितना था, 3 वर्ष का था। एसटी में भी कितना है, 3 वर्ष का है। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। विशेष बात क्या है, विशेष बात वही है कि अध्यक्ष व सदस्यों को दोबारा पद पर नियुक्त किया जा सकता है, किंतु अधिकतम कितनी बार किया जा सकता है, तो केवल 2 बार किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि जो हमने चुनाव आयोग के बारे में पढ़ा था, यूपीएससी के बारे में पढ़ा था, एमपीपीएससी के बारे में पढ़ा था, उसमें इस तरह का नियम लागू नहीं हुआ था। उसमें यही लिखा हुआ था कि उस पद पर दोबारा नियुक्ति नहीं की जा सकती है। जबकि दूसरे आयोगों में, जैसे मध्य प्रदेश का जो सदस्य है, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है, उसे उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, या हो सकता है कि यूपीएससी के सदस्य के रूप में या अध्यक्ष के रूप में उसकी नियुक्ति की जा सकती है। और प्रदीप श्रीवास्तव का एग्जाम्पल मैं आपको बार बार देता हूं, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के चेयरमैन रहे हैं, यूपीएससी के सदस्य रहे हैं और यूपीएससी के चेयरपर्सन भी रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, त्यागपत्र और निष्कासन की बात करते हैं। तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखित हस्ताक्षर के साथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोई भी सदस्य दे सकता है, ये आपको याद रखना है। पद निष्कासन कैसे किया जाएगा, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष को 2 प्रकार से हटा सकता है। तो इसमें वही नियम लागू होता है कि सबसे पहले क्या कराएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट से जांच के बाद, ठीक है, जांच के बाद हटा सकते हैं। और उनका आधार क्या होना चाहिए, तो आधार कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, या राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से ये अस्वस्थ हैं तो इन्हें हटाया जा सकता है। यदि ऐसा लगता है कि अपने कर्तव्यों का ये पालन नहीं कर रहे हैं तो इस आधार पर भी हटाया जा सकता है। और नंबर 4 क्या है, दिवालिया घोषित होने पर भी अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट और प्रतिवेदन की बात करते हैं। तो लगभग वही चीज है कि वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपेगा, तो वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा इस रिपोर्ट को कैसे, संसद में सौंपा जाएगा। संसद का मतलब ही दोनों सदन होते हैं, ठीक है, तो दोनों सदनों पे प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि ये जो रिपोर्ट दी जा रही है, इसकी सलाह मानने के लिए संसद जो है किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि जो स्टेटमेंट दें आपको, वो ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो रिपोर्ट एसटी आयोग जो रिपोर्ट देता है उसकी सलाह मानने के लिए संसद बाध्य है। इस तरह का स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है, ठीक है ना। ये जो मैंने लिखने का तरीका है, मैंने इसीलिए लिखा है कि जो स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएं वो किसी भी तरीके से गलत ना हो, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना चाहिए, नहीं को हाईलाइट कर लेना चाहिए जब आप पढ़ें हाईलाइटर से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यों की चर्चा करते हैं। लगभग वही कार्य है। विशेष शिकायतों की जांच, तो इसमें विशेष शिकायत किससे संबंधित होनी चाहिए, तो एसटी से संबंधित, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित। यदि उनके अधिकारों के हनन से संबंधित कोई शिकायत आयोग के पास आती है तो आयोग उस पर कदम उठाएगी, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, यदि अनुसूचित जाति से संबंधित सरकार कोई योजना बना रहा है या
कोई योजना बना रहा है या किसी ऐसी संस्था का निर्माण कर रहा है जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित है, तो वहां भी ये परामर्श देगा। कौन सा? एसटी आयोग। ठीक है। अनुच्छेद 342 में, उसमें कौन सा अनुच्छेद था ये याद रखिएगा, अनुसूचित जाति से संबंधित आयोग 341 था और अनुसूचित जनजाति से संबंधित आयोग कितना है? 342 है। ये आपको याद रखना है कि नई जातियों को शामिल करने के लिए राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो अनुच्छेद 342। यहां पर अनुच्छेद पूछे जाने की पूरी तरह से संभावना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए आपको अनुच्छेद याद रखना है नंबर 1, और किसको सलाह देता है या शामिल करने के लिए किसको बताता है? तो राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों के विकास एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाता है। फिर उसके बाद निरीक्षण अधीक्षण से संबंधित काम भी, अनुसूचित जातियों के यदि संवैधानिक संरक्षण से संबंधित कोई मुद्दा उठता है तो उसमें सबसे पहले सलाह देने वाला कौन होगा? तो यही आयोग होगा, अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग उस संबंध में उसको सलाह देगा। फिर पेशा अधिनियम को, और ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें ये कार्य दिया हुआ था, पेशा अधिनियम 1996 का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का कार्य अनुसूचित जनजाति को दिया गया है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन था। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक क्वेश्चन यूपीएससी में ये पूछा गया था, इसलिए ये पूरा स्टेटमेंट आपको याद रखने की जरूरत है और इसको 3 स्टार बना के आप नोट डाउन करिए कि पेशा अधिनियम 1996 का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का जो कार्य है वो किसका है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का है। ठीक है, चलिए उसके बाद झूम खेती, जनजातियों के द्वारा जो झूम खेती की जाती है, झूम खेती के प्रचलन को कम करने का तथा समाप्त करने का जो उपाय संबंधी चीजें करनी है, या आयोग यदि सलाह देता है या आयोग अनुसूचित जनजातियों को ये बताता है कि झूम खेती से किस तरह के नुकसान हो रहे हैं, किस तरह से अन्य मतलब झूम खेती को किस तरह से प्रबंधन के साथ खेती की जा सकती है झूम खेती से हट के, तो ये भी किसका काम है? तो ये भी अनुसूचित जनजाति से संबंधित आयोग जो है उसका काम है। अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज पर आधारित स्वामित्व पर कभी भी यदि मुद्दा ऐसा उठता है कि लघु वन से संबंधित, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यदि ऐसा मुद्दा उठता है कि अनुसूचित जनजातियों के अधिकार कब कहां कम हो रहे हैं, तो लघु वन उपज से संबंधित कोई अधिकार कम हो रहे हैं, तो वहां पर भी आयोग का ये काम हो जाता है कि उनके बारे में कार्य करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम बात करते हैं आयोग की शक्तियों के बारे में। शक्तियों में भी ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल शक्ति वैसे ही है जैसे हमने पीछे पढ़ी है कि सिविल न्यायालय के समान शक्ति दी जाएगी इस आयोग को भी। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जनजातियों से संबंधित, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किसी मैटर पर यदि किसी विभाग के अधिकारी को कोई सम्मन देना है तो वो सम्मन देने का अधिकार भी इस आयोग को दिया गया है। साथ में यदि चाहे तो हाजिर, सम्मन के जरिए हाजिर कराने के लिए भी यह आयोग कह सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। और साक्ष्य किस पे ग्रहण करने का अधिकार रखता है? तो शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करने का अधिकार इस आयोग के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम में हमने आपको बताया था कि हम अध्यक्षों की सूची में केवल उतने ही अध्यक्षों का नाम आपको प्रदान कराएंगे जिनके माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिनको आधार बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है? अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कुंवर सिंह। ठीक है, ये आयोग के अध्यक्ष वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 4 स्टार बना के आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष यदि पूछा जाए एसटी आयोग का, तो आपको नाम याद रखना है उर्मिला सिंह। ठीक है, उसके बाद किसकी 2 बार नियुक्ति हुई है अध्यक्ष पद में? तो आपको याद रखना है रामेश्वर उरांव। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वर्तमान अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो हर्ष चौहान। अब यहाँ पर फिर से मैं एक बार कहूँगा कि एग्जाम के 10 दिन पहले आपको ये वर्तमान अध्यक्ष का नाम अपडेट करना है। हो सकता है कि आगे के आयोगों को जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो मैं वर्तमान अध्यक्ष लिखूंगा ही नहीं, ठीक है ना, और जब नहीं लिखूंगा तो आपको
ऐसा लगेगा कि ये खाली क्यों है, तो आप 10 दिन पहले उसे अपडेट करके जाओगे और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यदि अपडेट नहीं करते हो, अध्यक्ष बदल जाता है, हो सकता है आपके दिमाग में पुराना नाम हो और वो ऑप्शन में 100% श्योर है कि वो पुराना नाम जरूर देगा और वहां वो नाम गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, अपने को सिलेक्शन लेना है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति आयोग की, ठीक है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे पढ़ते हैं सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय में क्या महत्वपूर्ण होता है, तो स्थापना के बारे में। स्थापना आपको पूरी डेट सहित याद रखनी है। क्या याद रखनी है? 29 जून 1995। ये डेट पूरी तरह से आपको याद रखनी है। आधार का मतलब क्या है? किस अधिनियम को आधार बनाकर मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995, ठीक है। वहां भी 95 था, यहां भी 95 है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो आपको भोपाल नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए आयोग की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के बारे में हमने संरचना पढ़ी थी, सेम संरचना यहां पर भी आपको देखने को मिलती है। 3 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है, 2 अशासकीय सदस्य हैं और एक सचिव है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित जब बात कर लेते हैं, तो नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। अब यहां पर थोड़ा सा घुमावदार यदि क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, एमपीपीएससी, तो यहां पर क्या डाल सकता है? यहां पर लिख सकता है राज्यपाल, ठीक है। क्या लिख सकता है? राज्यपाल। वैसे भी एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी नियुक्ति या सेवा शर्तों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, तो वहां पे जहां भी कंफ्यूजन वाला पॉइंट हो, वहां पर एक बार जरूर रुकिए आप पेपर सॉल्व करते समय, ठीक है। और वहां पर बिल्कुल पूरे दिमाग के साथ सोचिए कि राज्य सरकार है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्यपाल नियुक्त करता है। और पहली ही बार में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए स्किप करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। यहां पर रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात और है, ये सरल क्वेश्चन होते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत करके एग्जाम में नहीं आ सकते। यदि इस तरह के क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, इट मींस कि आप एग्जामिनेशन से बाहर हो रहे हो, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, सरल क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें आपको करके और आगे बढ़ना है। कभी भी सिलेक्शन कठिन क्वेश्चन से नहीं होता है, याद रखिएगा। यदि पेपर कठिन है तो वो सबके लिए है, पेपर सरल है तो सबके लिए है। इसी तरह के माइनर मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे तो आप सफल होंगे, ठीक है। चलिए सेवा शर्तें यदि पूछा जाए कि किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं, तो आपको याद रखना है राज्य सरकार के द्वारा सेवा शर्तें निर्धारित की जाती हैं, ठीक है। अब कार्यकाल की बात करते हैं, तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, जिस प्रकार मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति में जो कार्यकाल बताया गया था, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग में भी 3 वर्ष का कार्यकाल बताया गया है। रिपोर्ट किसको देते हैं? वार्षिक रिपोर्ट की यदि बात करें तो राज्य सरकार को ये रिपोर्ट दी जाती है, ठीक है। उसके बाद राज्य सरकार इस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखा सकता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखना है कि विधानमंडल उसको स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी। ये ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जो रिपोर्ट इस आयोग ने रखी है उसे हूबहू एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, ठीक है। उसमें परिवर्तन उसके द्वारा किए जा सकते हैं, ठीक है। अब अगली क्लास में क्या पढ़ना है वो हम बता देते हैं आपको। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, और मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में भी हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के वीडियो का यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे मैं आपको अपने चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।